हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, बारी आ चुकी है जून 2025 के प्रीवियस ईयर सवालों को डिस्कस करने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी इंटरनेशनल बिजनेस के सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के पेपर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन रहने वाला है, सभी सवालों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सेशंस बनाने में हमारी काफी मेहनत लगती है और बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसे अप्रिशिएट करते हैं। आइए फटाफट से अपने सेशन को शुरू करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी अपकमिंग यूजीसी नेट दिसंबर 25 और जून 26 कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं जी। इन कोर्सेज का डेमो और प्रीव्यू आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द कंट्री। देखो, हमारे देश में बाहर से पैसा आ रहा है और मजे की बात यह है कि कुछ नए एसेट्स में लग रहा है, यानी कि कोई नई बिल्डिंग बन रही है, नई फैक्ट्री मिल रही है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा हमारे देश में और ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो बहुत फायदे हैं ऐसी एफडीआई के। इस एफडीआई को क्या बोला जाता है, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। देखो जी, एफडीआई हम बात करते हैं अगर आपके जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बनी हुई, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें लग रही है, यानी कि उन्हीं को वापस से खरीद लिया जा रहा है, तो उसे बोला जाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ नया क्रिएशन नहीं हो रहा। बट अगर आप स्क्रैच से नए एसेट्स, नई फैसिलिटीज को क्रिएट कर रहे हो, इसे बोला जाता है जी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर पार्ट ऑफ नाफ्टा। नाफ्टा बोले तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट आपका 1994 में प्यारे दोस्तों बना था। और अगर हम इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो तीन है जी। इसके अंदर आपका यूनाइटेड स्टेट्स आता है, कनाडा आता है और मेक्सिको आता है। ब्राजील इसमें नहीं आता। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाफ्टा को आज की डेट में रिप्लेस कर दिया है यूएसएमसीए ने, विच हैज बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ के क्या की ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। टू सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स, टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन। अब यहां पे प्यारे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डिस्प्यूट्स तो रिजॉल्व करेगा, बट बॉर्डर डिस्प्यूट डब्ल्यूटीओ नहीं रिजॉल्व करेगा। ट्रेड से जुड़े हुए काम करेगा, और ट्रेड से जुड़े हुए काम ए में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं और डी के अंदर भी आ रहे हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। अब देखो, जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं उसके अंदर एक तो हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट आता है और दूसरा मैक्रो आ जाता है। जो माइक्रो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, इसमें वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहे हैं, डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, कस्टमर, सप्लायर, टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटर। अब देखो, कस्टमर हैं, सप्लायर हैं और कॉम्पिटिटर हैं, वो तो डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे। बट ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली एक जनरल फैक्टर है जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करेगा, और इसीलिए ये मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। मैक्रो एनवायरनमेंट को हम पेसल एक्रोनिम से भी डिनोट करते हैं, जिसमें आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी प्यारे दोस्तों, इन पेसल फ्रेमवर्क व्हाट डज एल डिनोट। तो पेसल फ्रेमवर्क के अंदर आपका जो फुल फॉर्म है आपको मालूम होना चाहिए। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई से एनवायरमेंटल। तो एल मतलब लीगल, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का आसानी से बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखे हैं जी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और आपको करनी है इनकी मैचिंग। तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक बार रीड कर लीजिए कि दोनों लिस्ट में आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं।
लिस्ट 1 में आपको सबसे पहले दे रखा है स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब है कि आपने डिसाइड कर लिया कि अगर आप पेन इंपोर्ट करोगे तो उस पर 2 रुपए पर यूनिट का टैरिफ लगेगा। अब वो पेन चाहे सस्ता वाला हो महंगा वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पर यूनिट के हिसाब से टैरिफ लगा दिया, तो दैट इज अ स्पेसिफिक टैरिफ। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक टैरिफ है ये ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है एड वलोरम टैरिफ। एड वलोरम टैरिफ इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द गुड्स, कि आपने वैल्यू पे लगा दिया। आपने कहा कि जो टैरिफ लगेगा दैट इज गोइंग टू बी 10%। तो अगर आप 100 रुपए का सामान मंगा रहे हो 10 रुपए हो जाएगा, 1000 का मंगा रहे हो तो ये आपका 100 रुपए हो जाएगा। तो ये आपका मैच करेगा नंबर 1 पॉइंट से, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। अगर हम बात करें कंपाउंड टैरिफ की, तो कंपाउंड टैरिफ में दोनों आ जाते हैं। आपने कहा कि टैरिफ लगेगा 2 रुपए प्लस 10% ऑफ दी वैल्यू, दोनों का मिक्सचर आपने कर दिया कि 2 रुपए भी देने पड़ेंगे और 10% ऑफ वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड वलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। और अगर हम वेरिएबल टैरिफ की बात करें यहां पर, तो हमारे पास यहां पे बचता ही नंबर 3 है। इट इज द ड्यूटी विच इज फिक्स्ड टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी टू द लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम उतना टैरिफ लगाते हैं जिससे आपका इंपोर्टेड जो कमोडिटी है उसका दाम हम अपने डोमेस्टिक दाम के बराबर कर सकें। तो ये आपकी मैचिंग यहाँ पे बनेगी, और ये मैचिंग आपको ऑप्शन नंबर 2 में प्यारे दोस्तों देखने को मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू। तो बेसिकली हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको लेकर एक सवाल आपसे पुट अप किया गया है। तो हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसके अंदर हमें कुछ क्राइसिस देखने को मिले थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको बताना है कौन सा पहले आया था और कौन सा बाद में आया था। देखो यहाँ पे अगर आप रीड करेंगे तो सबसे पुराना सबसे पहला तो आपके पास ग्रेट डिप्रेशन है जो 1929 में आया। यूएस से शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में मंदी छा गई थी। कहीं ना कहीं वो समय आपका वॉर वाला भी था कि आपके जो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे उसकी वजह से काफी इंपैक्ट हमें देखने को मिला था वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज के ऊपर। इसके बाद हमारे पास जो क्राइसिस देखने को मिला वो देखने को मिला डॉट कॉम बबल बर्स्ट। डॉट कॉम बबल बर्स्ट ये आपका 2000 के अंदर हुआ था। तो काफी सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जो थी वो हमें यहाँ पे कलैप्स होती हुई दिखी। इसके बाद हमारे पास आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-8 के अराउंड हमें देखने को मिलता है। इसमें काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके डूब गए थे। और सबसे रीसेंट तो आपका कोविड पेंडेमिक है जी, ये भी रीसेंट पेंडेमिक है आपका कोविड का, कोविड 19 2019-20 के अराउंड शुरू हुआ। और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट ऑर्डर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जो सबसे पहले बना उसको सबसे पहले लगाना है और जो बाद में बने उनको बाद में लगाना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है नाफ्टा, और ये जो नाफ्टा है प्यारे दोस्तों इट वाज फॉर्म्ड इन 1994। इसके बाद है आपका यूरोपियन यूनियन जो कि आपका 1993 में एज अ रिजल्ट ऑफ मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है यहाँ पे बना था। इसके बाद आता है आपका सार्क जो कि बना था 1985 में। और एशियान की अगर हम बात करें तो एशियान हमारा बना था जी 1967 में। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे तो इस ऑर्डर में डी सी बी ए ऑप्शन नंबर 3 में हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको यहाँ पे करनी है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ी हुई आपको यहाँ पे चीजें बता रखी हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जानते हैं लेखा जोखा है, हमारे देश की जो भी विदेशी ट्रांजेक्शन हुई बाकी सभी कंट्रीज के साथ उसको रिकॉर्ड करता है, उसको दिखाता है। इसके अंदर आपके मल्टीपल यहाँ पे अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें हमारे करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर हमारे जो नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन होते हैं वो आ जाते हैं, और इसीलिए ये आपका 2 से मैच होगा। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो जो हमें देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म फंड्स का इनफ्लो आउटफ्लो देखने को मिल रहा है वो आता है, और ये आपका नंबर 1 से मैच हो जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक माइनर टर्म है, एक नैरो टर्म है, और इसके अंदर केवल गुड्स आते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली इसके अंदर आता है जी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट कई बार हमारा बैलेंस नहीं हो पाता, इसमें छोटा मोटा फर्क आता है विच इज बिकॉज ऑफ सम एरर एंड ओमिशन, जो कि बैलेंसिंग आइटम हमारा बन जाता है। तो डी आपका 4 से मैच होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहां पे प्यारे दोस्तों अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट।
नॉट वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर नहीं है? बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है जी। ये आपका समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ माइक्रो, कुछ मैक्रो, कुछ इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल। डायनामिक, पल पल बदलता रहता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। हो सकता है आज कुछ चल रहा हो, कल कुछ चलेगा। मल्टी फेसेटेड, मल्टीपल फेसेस आपको इसके देखने को मिल जाते हैं। हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग देखने को मिलता है, हर कंट्री का अलग अलग देखने को मिलता है, हर स्टेट का अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये भी है जी। स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रुका हुआ नहीं है, ये तो बदलता रहता है, ये पल पल चेंज होता रहता है, डायनामिक है ये तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द लियोंटिव पैराडॉक्स इज इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, नियो मर्केंटिलिज्म थ्योरी। देखो, लियोंटिव पैराडॉक्स हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपकी हेक्सर ऑलिन थ्योरी या फिर फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। हेक्सर ऑलिन थ्योरी आपको कहती है कि जौन से फैक्टर्स आपके पास अबंडेंस में, अगर आपके पास लेबर अबंडेंस में है तो आप लेबर इंटेंसिव सामान को एक्सपोर्ट करोगे, कैपिटल अबंडेंस में है तो आप कैपिटल इंटेंसिव सामान को एक्सपोर्ट करोगे। बट लियोंटिव ने बताया कि जनाब, यूएस के अंदर हमारे पास वैसे तो कैपिटल ज्यादा है, बट फिर भी हम लेबर इंटेंसिव सामानों को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव सामान को तो इंपोर्ट करते हैं। तो एक पैराडॉक्स यहां पे बन गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे सवाल है, कंट्रीज ट्राई टू होल्ड द वैल्यू ऑफ देयर करेंसीज विद इन सम रेंज अगेंस्ट एन इंपॉर्टेंट रेफरेंस करेंसी और अ बास्केट ऑफ करेंसी इज रेफर टू एज। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जी, डर्टी फ्लोट सिस्टम, पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक्सटेंडेड एक्सचेंज फैसिलिटी। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो एक तो हमारे पास होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि आपने फिक्स कर दिया, आपने फिक्स कर दिया कि $1 जो है वो 80 रुपीज के बराबर है, तो ये आपने एक फिक्स यहाँ पे कर दिया। और इसे यहाँ पे पेग्ड एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है, कि आपने अपनी करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी के साथ पेग कर दी, जोड़ दी, आपने फिक्स अब कर दी। दूसरा तरीका है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज का मतलब है कि आपने अपनी करेंसी की वैल्यू खुली छोड़ दी, फ्लोट करने दी, कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगी कि क्या एक्सचेंज रेट हमारा होने वाला है। एक तीसरा तरीका है इनके बीच में, जिसे मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम या फिर डर्टी फ्लोट सिस्टम यहां पे बोला जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि जो कंट्रीज होती हैं वो अलाउ करती हैं कि जो उनकी करेंसीज हैं कुछ हद तक एक रेंज में फ्लक्चुएट करना चाहें तो कर सकती हैं। बट अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है तो आपके जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन करते हैं और करेंसी को स्टेबलाइज फिर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है वो भी कुछ ऐसा ही पूछा जा रहा है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो एक रेंज में फ्लक्चुएट करना अलाउ करते हैं अगेंस्ट अ सर्टेन करेंसी। तो ये आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम या फिर डर्टी फ्लोट सिस्टम बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, अब सवाल हमारे पास है, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड रॉयल्टीज ऑन ट्रेडमार्क्स हेल्ड अब्रॉड आर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर देखो जी, मोटा मोटी दो पार्ट्स आते हैं, एक आपका करंट अकाउंट आता है और एक आपका कैपिटल अकाउंट आता है। तो अगर आपकी रोजमर्रा की ट्रांजेक्शन है, अगर गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट चल रहा है, एक्सपोर्ट चल रहा है, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम है तो करंट अकाउंट में आती है। और अगर कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, बाहर से कोई लोन वगैरह ले रहे हैं, बाहर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी बात हो रही है, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है इट इज बेसिकली इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ओनली। और देखो, करंट अकाउंट के भी ना दो कंपोनेंट होते हैं आपके यहाँ पर। करंट अकाउंट में एक होता है विजिबल कंपोनेंट, विजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसमें आपके आते हैं गुड्स। और दूसरा कंपोनेंट होता है इनविजिबल कंपोनेंट, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसमें आपके सर्विस इनकम आते हैं, इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, वो सब चीजें इनविजिबल्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे करंट अकाउंट तो नहीं है, बट बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स दे रखा है, तो ये आपका बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में आ जाएगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए, अब सवाल हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू इक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल अकर ऑन द
फॉलोइंग कंडीशन व्हेन दे आर टू बी यूनिकली कंबाइंड। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास इक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसे OLI पैराडाइम भी बोला जाता है, OLI फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। इसे दिया था जॉन डनिंग ने। इन्होंने बेसिकली बात करी थी कि आपकी FDI तब अक्कर होगी जब आपके पास 3 स्पेसिफिक एडवांटेजेस जो हैं वो अराइज हो रहे हैं। ये 3 एडवांटेज जो हैं इनको OLI से डिनोट किया जाता है, ओनरशिप, लोकेशन और इंटरनलाइजेशन। ये 3 एडवांटेजेस की बात जनाब ने करी थी। ओनरशिप का मतलब है कि आपके पास कुछ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की ओनरशिप होनी चाहिए, कोई ब्रांड की ओनरशिप होनी चाहिए। लोकेशन का मतलब है कि आप ऐसी जगह पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी लोकेशन आपके पास है जहां पे खर्चा कम है या मार्केट रेडिली बहुत अच्छे से अवेलेबल है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। इंटरनलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। आप अपने ऑपरेशंस को इंटरनली खुद से कर रहे हो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। आपको ये जरूरत नहीं पड़ रही कि आप अपने ऑपरेशंस को किसी को बाहर आउटसोर्स कर दें, किसी को बाहर लाइसेंस दे दें। तो ये 3 चीजों की बात इन्होंने यहाँ पे करी थी। हालांकि ये इंटरनेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए था, ये इंटरनलाइजेशन होना चाहिए था, बट OLI आपके A, B और D में आ रहे हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा UGC नेट 2025 जून एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।